हेलो गाइस, इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सराम सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चुंबकीय बल की दिशा क्या होती है, कैसे निकालते हैं। तो उसमें दो केस लिखवाए थे। पहला केस लिखवा दिए थे और दूसरा केस हम लोगों को जानना था। यानी कि पहला केस जो था वो चुंबकीय बल जो है हमेशा लंबवत होता है वेग के, और दूसरा जो लिखवाए थे वो चुंबकीय बल लंबवत होता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के। ये हम दो केस और पहला पढ़ा दिए थे इसके बारे में। दूसरा हम लोग को आज जानना है। तो दूसरा जानने से पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 5 माइक्रोकूलम के आवेश को चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इक्वल 7i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर गुणे 10⁻⁴ टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, में वेग v वेक्टर इक्वल इतना दिया मीटर प्रति सेकंड के साथ प्रवेश कराया जाता है। तो बताना है कि चुंबकीय बल का मान क्या होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग केस 2 पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देंगे गिवन। इसमें दिया क्या क्या है, जो दिया है उसको लिख देंगे गिवन। तो यहाँ पे देखिए आवेश दिया है, यहाँ पे आवेश दिया है Q का मान 5 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि 1 माइक्रोकूलम्ब बराबर होता है 10⁻⁶ कूलम्ब। तो इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये हम लोग का हो गया। चुंबकीय क्षेत्र दिया है आपका बी वेक्टर का मान दिया है 7i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर i × 10⁻⁴ टेस्ला। तीसरा जो हम लोग का दिया है वो वेग दिया है, v वेक्टर का वैल्यू दिया है। तो v वेक्टर का वैल्यू दिया है 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका दे दिया है। आगे देखते हैं, हमें निकालना है चुंबकीय बल, F का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जानते क्या हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, F बराबर होता है Q × v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हम फार्मूला चुंबकीय बल के लिए लिखवा चुके हैं। अब देखिए Q का मान देखते हैं तो 5 × 10⁻⁻6 है, और यहाँ से आपको निकालना है v वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए एक रूल होता है। तो रूल कौन सा होगा वो ध्यान देते हैं। तो v वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक तो होता है a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल AB sin थीटा, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कोण नहीं दिया है, बल्कि वेक्टर के रूप में दिया है। तो वेक्टर के रूप में एक और फॉर्मूला आता है a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल डिटर्मिनेंट का रूल होता है, यानी कि i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर। ये डिटर्मिनेंट का रूल होता है। तो इसके द्वारा हम इसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हमारा। तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, तो v वेक्टर का वैल्यू भर देते हैं। यहाँ पर v वेक्टर का वैल्यू भरते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे सबसे पहले i वेक्टर लिखिए, j वेक्टर लिखिए और k वेक्टर लिखिए। और देखिए आगे यहाँ पर v वेक्टर का i के साथ 4 है, j के साथ 3 है, k के साथ कुछ नहीं है तो 0 है। तीसरा जो अगला जो है v वेक्टर के लिए देखिए, तो ये 7 है, ये 2 है और इसके साथ 0 है, और लास्ट में आपका × 10⁻⁻4 है। तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻10 हो जाएगा i। इसके लिए अगर सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का रूल लगाएंगे। अगर i वेक्टर लेते हैं तो इसका रूल क्या होता है कि मतलब ठीक इसके सामने का छोड़ दिया था, इसको और इसको छोड़ देंगे, यानी कि बचेगा 3020। दूसरा जो रूल है वो हम लोग इसका लेते हैं j वेक्टर वाला। ये देखिए ये आपका होता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस लेंगे तो j वेक्टर हो गया। तो इसके लिए अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर j वेक्टर लेते हैं तो इसको और इसको ढक लेंगे तो बचा क्या 4070।
अगला जो होता है तीसरा प्लस हो गया तो नीचे जगह नहीं है तो नीचे ले लीजिए। देखिए कितना होता है, यहाँ पर के वेक्टर लेंगे तो हम लोग देख लेते हैं इसका कितना वैल्यू आता है। के वेक्टर के लिए इसको ढक लेंगे तो ये ढक जाएगा तो ये हम लोग का बचेगा, यानी कि 4 3 7 2 और ये तो इसमें जुट गया है। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे स्टेप हम बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप तो ये रहने दीजिए ऐसे ही, यानी कि आपका हो जाएगा इधर 5 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डिटरमिनेंट का रूल होता है कि इसमें गुणा होता है और इसमें गुणा होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं I वेक्टर इंटू 0 - 0 माइनस जे वेक्टर। इसके लिए देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 0 - 0 प्लस के वेक्टर है। तो इसमें देख लेते हैं के वेक्टर वाला, तो के वेक्टर इसको ऐसे गुणा कीजिए, यानी कि 8 हो जाएगा -21। आगे देख लेते हैं हम लोग 5 × 10⁻⁻10 और ये तो 0 होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के वेक्टर इंटू ये घटा दीजिए तो कितना होगा -21 में से घटाइए 8 तो ये हो जाएगा 13। अब देखिए 0 खत्म, यानी कि 5 × 10⁻⁻10 इंटू -13 के वेक्टर। अब देखिए अब जो है के वेक्टर है एक ही है तो इसको खत्म करते हैं, यानी कि हमारा चुंबकीय बल जो होगा एफ वेक्टर का जो मान आएगा वो हम लोग देखते हैं एफ वेक्टर का मान कितना आ रहा है। तो गुणा कीजिए तो 35, यानी कि माइनस है जे वेक्टर, ठीक है, इतना आया। अब देखिए ये तो वेक्टर के रूप में, लेकिन हमें इसका मात्रक भी चाहिए, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मापांक अगर निकालते हैं इसका तो ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 10⁻⁻10 तो रहेगा ही। देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है √x² + y² + z², या फिर इसके लिए हम इसका मापांक निकाल देते हैं। मापांक निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है x² + y² + z², यानी कि x किसके साथ होता है तो i के साथ होता है, y j के साथ होता है और z k के साथ। तो यहाँ पर हम वर्क करते हैं तो ये देखिए इसका मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसके लिए देखिए प्लस -65 × 10⁻⁻10 और इसका होल स्क्वायर। ये सब 0 है तो 0 खत्म हो गया, यानी कि बचा कितना हमारा, माइनस कवर करेंगे प्लस हो जाएगा 65 × 10⁻⁻10 और इसका होल स्क्वायर। दो है तो एक बार निकलेगा, इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि F बराबर हमारा आ गया 65 × 10⁻⁻10 न्यूटन। ये हम लोगों का आंसर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है और यहाँ पे हम गिवन दे दिए हैं। तो सबसे पहले एफ वेक्टर यानी कि चुंबकीय बल के लिए हम फार्मूला लिखवाते हैं F वेक्टर = Q × V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखिए V वेक्टर इंटू B वेक्टर के लिए यहाँ पर फार्मूला हम लिख दिए हैं I J K। ये वेक्टर के रूप में 11 क्लास में आप स्केलर एंड वेक्टर में पढ़े हैं, वहाँ पे डिटरमिनेंट का रूल ऐसे लगता है। तो I वाला देख लेते हैं, पहले V है तो V वाला मान भरते हैं, I का मान 4, J के साथ 3 है और K के साथ कुछ नहीं है तो 0 है। वैसे ही अब B वेक्टर वाला यहाँ पे भरते हैं तो 7I 2J, K वाला नहीं है यानी कि 7 2 ले लिया और 0 ले लिए। लास्ट में इसका 10⁻⁻4 है तो इसको अलग कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, ये आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा। अब देखिए डिटरमिनेंट का रूल कहता है कि जो लेंगे उसको छोड़ देंगे, यानी कि I वाला ले रहे हैं, I यहाँ पे लिए हैं, देखिए I लिए हैं तो I वाला छोड़ दिए हैं तो बचा क्या हमारा, ये इसके सामने का छोड़िए तो 3 0 2 0 यहाँ पर लिख दिए हैं और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए माइनस होता है दूसरा, जे वेक्टर लिए हैं तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचा 4 0 7 0 यहाँ पर लिख दिए।
तीसरा जो हम लेंगे के वाला, तो के ठीक सामने का छोड़ देंगे तो 4372। अब कहते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पहले ऐसे चलेंगे तब ऐसे चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे घटाए हैं, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसको भी आगे हल किए हैं, तो हल किए हैं तो ये 0 हो गया, तो 0 बचेगा, तो 0 में i से गुणा करेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घट जाएगा तो -13 गुणा कर दिए, यहाँ पे इतना इसका मान आ गया। ये तो वेक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर हमारा न्यूटन ये मान होगा रियल में। तो देखिए ये हम लोग का मान कैसे हुआ, यहाँ पर मापांक निकालते हैं तो रूल होता है कि √x² + y² + z²। मैथ में स्केलर एंड वेक्टर 12 क्लास में पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा, उसमें दिया है वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर मापांक, यहाँ पे वेक्टर खत्म हो जाता है, मापांक निकालते हैं तो f इक्वल इतना आ गया, 0 भर दिए। चूँकि x और y ये किस रूप का होता है, तो ये होता है xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर, ये ऐसे होता है। तो देखिए ना इस क्वेश्चन में जो आपका है वो i और j नहीं है, i और j नहीं है तो 0 ले लेंगे, उसका मान केवल k वाला है, यानी कि z का मान दिया है तो इसको भर दिए हैं। माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, और ये 2 गए तो एक बार बाहर निकलेगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस पे न्यूमेरिकल भी एक बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग का केस 2 जो था, केस 2 क्या था जी, कि F परपेंडिकुलर B, यानी कि चुंबकीय बल जो है अब किसके लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आप बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर होता है m में, F इक्वल होता है m में, तो यहाँ पे वैल्यू भरते हैं तो m में परपेंडिकुलर B, यानी कि यहाँ से आपका m इक्वल, ये अचर राशि है, यानी कि ये अचर राशि है, जहाँ लिख देंगे m इक्वल अचर लिख दीजिए, अचर हो गया। अब देखिए इसके आगे तो अचर हो गया तो a परपेंडिकुलर b हो गया, ये हम लोग का दूसरे के लिए कंडीशन हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, चूँकि चुंबकीय बल है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल हो जाएगा 0, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, ये मैथ क्लास में आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए इसके लिए हम अब आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोग का हो गया, कोई दिक्कत। तो दोनों केस जो हो गया हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं। ये केस 2 हो गया। तो देखिए आगे हम लोग का जो हेडिंग होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसे निकालते हैं उसके लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में 3 केस होगा, इसमें आवेशित कण की, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति 3 केस होगा। पहला केस क्या होगा, 0 या 180 डिग्री पे होगा, यानी कि इसके सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को प्रवेश कराया जाएगा, यानी प्रोजेक्ट किया जाएगा। दूसरा जो होगा हम लोग का केस 90 डिग्री का होगा, इसके सापेक्ष उसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा। और तीसरा केस ये होगा कि इन दोनों के अलावा भी तो कोई कोण होगा, जैसे मान लीजिए 75 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, फिर क्या हो गया 155 डिग्री हो जाएगा, ETC, इसके सापेक्ष भी तो प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रवेश कराया जाएगा। यानी कि 3 केस हुआ, पहला 0 या 180 डिग्री के सापेक्ष, दूसरा 90 डिग्री के सापेक्ष, और तीसरा 50, कोई भी अन्य कोण, इन तीनों के अलावा कोई भी अन्य कोण आ सकता है। देखिए इन तीनों के अलावा आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि चुंबकीय बल
चुंबकीय बल F बराबर जो होता है Q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिखवाए थे F इक्वल क्यू भी बी साइन थीटा। इसके द्वारा हम लोग बताएंगे, यानी कि हम इसमें देख क्या रहे हैं कि चुंबकीय बल यानी कि किसी आवेशित कण की गति ज्ञात करने के लिए वेग और चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो होता है इसमें वेग और चुंबकीय क्षेत्र के कोण पर, क्योंकि दोनों के बीच का कोण आ गया है थीटा, यहाँ पे कोण पर निर्भर करता है। तो हम इसके लिए आगे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए किसी आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये छोटा है इसलिए लिख दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है। कैसे करेगा, तो इसमें 3 केस हम दिखाएंगे। ठीक है, 3 केस दिखाएंगे कैसे, तो देख लेते हैं। केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री है, इस कोण पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए कैसे चर्चा कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र आपका बी वेक्टर ऐसे सीधी रेखा में चल रहा है, ये सरल रेखा में, और Q आवेश है जिसे भी वेग से इसमें प्रवेश किया गया है। एक और बना लेते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसमें भी आवेश को भी वेग से प्रवेश कराया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। देखिए तो ये किस स्थिति में होगा, यहाँ पर थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा तब, और ये होगा थीटा इक्वल 180 डिग्री, दोनों में हम दिखा दिए हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि चुंबकीय बल क्या होगा, और इस स्थिति में दोनों का हम चुंबकीय बल यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए चुंबकीय बल निकालने के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल क्यू भी बी साइन थीटा। तो इसमें देख रहे हैं कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान 0 है, तो साइन 0 का मान जो होता है हम लोग का 0 होता है, यानी कि ये आपका 0 हो गया। इस स्थिति में चुंबकीय बल कितना आ गया, 0। इस स्थिति में हम देख लेते हैं चुंबकीय बल F इक्वल क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यू भी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 का भी मान आपका 0 होता है, यानी कि ये 0 हो गया। तो दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चुंबकीय बल का जो मान आ रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 0 या 180 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रवेश यानी कि प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इस स्थिति तो यह पाया जाता है कि दोनों ही स्थिति में चुंबकीय बल का मान 0 हो जा रहा है। दोनों ही स्थिति में चुंबकीय बल का मान 0 हो जा रहा है, और चुंबकीय बल का मान 0 होने से इसमें यानी कि जो आवेशित कण है उसमें कोई विचलन उत्पन्न नहीं होगा। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र ये टोटल मान लेते हैं, और ये आवेशित कण है, आवेशित कण है तो इस पे बल कुछ भी नहीं लग रहा है, तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बल लगेगा तो ऐसे विचलन हो रहा है, तो इसमें कोई विचलन नहीं होगा, और कोई विचलन नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो हमारा आवेशित कण है वो सीधी रेखा में जाएगी, यानी कि सीधे ही चली जाएगी दोनों ही स्थिति में। दूसरा केस हम लोग देखेंगे, उसके बाद पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं।
तो आइए देख लेते हैं इसका हिंदी यहाँ पर लिखा गया है। तो हिंदी लिखा गया है, जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 0 या 180 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रोजेक्ट किया जाता है तो दोनों ही स्थिति में चुंबकीय बल का मान, यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल का मान 0 हो जाता है, 0 हो जा रहा है। और चुंबकीय बल के 0 होने से आवेशित कण में, यानी कि जो आवेशित कण है उसमें कोई विचलन उत्पन्न नहीं हो पा रहा है और लगातार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यह आवेशित कण जो है सीधी रेखा में गति करता रहता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यह स्पष्ट है कि जब किसी आवेशित कण को 0 या 180 डिग्री कोण के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है तो पथ का रूप जो होगा सीधी रेखा होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये कोई आवेशित कण है और ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, और जब इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जैसे ही प्रवेश कराया जाता है 0 या 180 डिग्री कोण के सापेक्ष, तो इस कण में, इस कण पर जो चुंबकीय बल होगा वो 0 होगा, और चुंबकीय बल जैसे ही 0 होगा तो इसमें कोई विचलन उत्पन्न नहीं होगा, यानी कोई विचलन ऐसे उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सीधी रेखा में अब क्या होगा, चलता जाएगा, यानी कि इसके पथ का जो रूप होगा वो सीधी रेखा होगी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्या है, तो केस 2 आगे देखेंगे, ये हम लोग का केस फर्स्ट था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं केस 2। तो केस 2 के बारे में यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। केस 2, केस फर्स्ट लिखवा चुके थे जब कोण 0 या 180 डिग्री है। केस 2 देखिए, जब कोण 90 डिग्री है, जब कोण 90 डिग्री है तो इस स्थिति में ये देखिए हम लोग कार्य निकालेंगे। सबसे पहले कार्य निकालते हैं। तो कार्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि W इक्वल होता है Fs cos थीटा। अब थीटा का मान जो हमारा हो गया वो 90 डिग्री आ गया। cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी कि W यहाँ पर 0 हो गया। देखिए, जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 90 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रोजेक्ट किया जाता है तो इस स्थिति में चुंबकीय बल और विस्थापन के बीच का कोण हमेशा जो बनता है वो 90 डिग्री ही बनता है। याद रखिएगा, जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो चुंबकीय बल और वेग नहीं, यहाँ पर विस्थापन, चुंबकीय बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो इस स्थिति में कुल कार्य जो होगा हमारा 0 प्राप्त होगा, और 0 प्राप्त होगा तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आवेशित कण है वो वृत्तीय गति करने लगेगा। चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 90 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रवेश कराया जाता है तो इस स्थिति में यह पाया जाता है कि चुंबकीय बल विस्थापन के साथ हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण द्वारा किया गया कुल कार्य 0 हो जाता है। किया गया कुल कार्य यहाँ पर देख लीजिए, आवेशित कण द्वारा निकाले हैं, कुल कार्य जो हो गया 0 हो गया। और कार्य का 0 होना यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण जो है वृत्तीय गति कर रहा है। हमेशा 90, याद रखिएगा कि हमेशा जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर 90 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी कि प्रवेश कराया जाएगा, तो चुंबकीय बल जो होगा हमेशा विस्थापन के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इस स्थिति में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किया गया कुल कार्य 0 प्राप्त होगा। और कार्य जब 0 प्राप्त होगा तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आवेशित कण है वो क्या होगा, वृत्तीय गति करेगा। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका मान कैसे निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले वृत्तीय गति कर रहा है तो हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक वृत्त बना देते हैं। वृत्तीय गति कर रहा है कोई आवेशित कण,
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का वृत्तीय गति हो रहा है, तो वृत्तीय गति हम यहाँ पर एक वृत्त बना दिए हैं और इसी में जो है हमें आवेशित कण को रख देना है। देखिए मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं कैपिटल R है, और वृत्तीय गति कोई कण आवेशित कण यानी कि धन आवेश उस पर होगा, तो आवेशित कण होगा धन आवेश, इस पे चारों ओर घूमेगा, और जब चारों ओर घूमेगा तो इसका अभिकेंद्र बल जो होगा नीचे की ओर लगेगा। यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं एक रख देते हैं, यही आवेशित कण है, तो अभिकेंद्र बल इसका जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। देख लीजिए अभिकेंद्र बल F वेक्टर, और इसका वेग जो होगा ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये आपका v वेग से चल रहा है। वैसे ही एक यहाँ पर भी बना देते हैं हम आवेशित कण, देख लीजिए, और ये चल रहा है आपका v वेग से, तो इसका अभिकेंद्र बल जो होगा वो अंदर की ओर लगेगा। एक और बनाते हैं, यहाँ पर आवेशित कण है, v वेग से चल रहा है, और यहाँ पर इसका अभिकेंद्र बल जो होगा अंदर की ओर लगेगा। तो देखिए इसके बीच का कोण जो होगा 90 डिग्री। अब ये किस दिशा में है, तो एक चीज और याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर क्रॉस रहेगा, ध्यान दीजिए यहीं पर हम लिख देते हैं, इसको समझा देते हैं, यहाँ पर क्रॉस दे देते हैं। क्रॉस चिन्ह क्या दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस में रहेगा तो हमेशा ऊपर की ओर होगा। इसको लास्ट में लिखवाएंगे कि अगर क्रॉस रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, और बिंदु रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा। देखते हैं इसका। पहले इसको हम क्रॉस से पूरा दर्शा देते हैं। ये देखिए हम दर्शा दिए, इसके अंदर भी रहेगा, अंदर भी डाल दीजिए, अंदर। तो ये क्रॉस चिन्ह दर्शा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ऊपर की ओर है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। चलिए चित्र से हम लोग क्या देख रहे हैं जी, F बराबर जो है हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। चूंकि हम आवेशित कण को 90 डिग्री कोण के सापेक्ष प्रवेश करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू भी बी साइन 90, और साइन 90 का मान आप लोग जानते हैं कि होता है 1, यानी कि F इक्वल आ गया क्यू भी बी। अब इसी पे जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। F बराबर आ गया, यहाँ पर नीचे लिखते हैं चूंकि वृत्तीय गति हो रहा है, वृत्तीय गति हो रहा है, तो वृत्तीय गति हो रहा है इसलिए अभिकेंद्र बल निकालते हैं। इसलिए अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं जी, जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो अभिकेंद्र बल देख लेते हैं यहाँ से हम। F बराबर जो होगा, ये फॉर्मूला होता है mv²/r, त्रिज्या होता है, त्रिज्या यानी कैपिटल R है। अब यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं कि F का मान है क्यू भी बी, F का मान क्यू भी बी, क्यू भी बी इक्वल mv²/r। ये देखिए एक भी से एक भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी कि क्यू बी इक्वल आ जाएगा mv/r। इसको यहाँ पे भेज दिए, इसको यहाँ पर, यानी कि r इक्वल हो जाएगा mv/QB, mv बटा हो जाएगा QB।
ये आपका एक फार्मूला हो गया, ध्यान देते हैं। या फिर इसको भी का मान निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्यू बी आर हो जाएगा और एम नीचे आ जाएगा, तो भी का मान हो जाएगा क्यू बी आर और बटा एम। ये भी हम लोग का एक फार्मूला हो गया। आगे देखते हैं। आगे जो है हमें इसका परिक्रमण काल यानी कि आवर्त काल निकालना है, यानी कि पुनः हम लेकर चलते हैं परिक्रमण कहिए या फिर इसी को कहिए आवर्त काल, परिक्रमण काल या फिर आवर्त काल निकालते हैं। तो टी बराबर आवर्त काल का फॉर्मूला है, यानी कि आवर्त काल समय बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे चाल न देकर क्या कर दिया है, वेग दिया है, तो हम लोग वेग कर देते हैं, दूरी बटा वेग। अच्छा ये बताइए आवेशित कण द्वारा कुल दूरी कितना होगा, इसका जो परिधि होगा उतना ही आवेशित कण लेगा इसका दूरी। आवेशित कण द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे तो इसकी जो परिधि होगी वही होगा। और इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, तो ये देख रहे हैं वृत्त है और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 पाई आर होता है, तो हम यहाँ पे मान भर देते हैं 2 पाई, लेकिन आर त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर, और वेग देख रहे हैं हमारा क्या है, भी है। यहाँ पर हम करते क्या हैं कि आर का मान भरते हैं 2 पाई गुणे आर का मान देख लीजिए, तो एम भी बटा क्यू बी और बट्टा हो जाएगा भी से भी कट गया, ऊपर गुना होगा ये नीचे, यानी कि आवर्त काल या परिक्रमण काल का व्यंजक हो जाएगा 2 पाई एम बटा क्यू बी। ये हम लोग का आवर्त काल का या परिक्रमण काल का व्यंजक हो गया। आगे देखते हैं। ये सब फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो देखिए अगला जो हम लोगों का है वो है कोणीय आवृत्ति या कोणीय, देख लीजिए कोणीय आवृत्ति अब निकालते हैं। कोणीय आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो इसको सूचित करेंगे ओमेगा से। कोणीय आवृत्ति को याद रखिएगा, हमेशा ओमेगा से सूचित किया जाता है। और कोणीय आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई और टी का मान हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, टी का मान कितना निकाले हैं, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहाँ पे बाई यानी कि बट्टा देने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चूंकि 2 पाई का बट्टा इतना, इसलिए ये बड़ा रहेगा लाइन और ये छोटा रहेगा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ओमेगा इक्वल क्यू बी बाई एम। ये हम लोगों का कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग भी कह सकते हैं, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति का ये हम लोग का व्यंजक है। आगे देखते हैं, यदि ये वृत्तीय गति कर रहे आवेशित कण में चक्रों की संख्या या उसकी आवृत्ति स्मॉल एफ हो, तो यहाँ पर लिखेंगे एक तीर का निशान देकर, यदि वृत्तीय गति कर रहे आवेशित कण की चक्रों की संख्या कहिए, अर्थात आवृत्ति स्मॉल एफ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा हो गया, लेकिन केवल आवृत्ति जो होगा स्मॉल एफ से, फ्रीक्वेंसी होता है इसका। एफ इक्वल हो जाएगा 1 बाई टी, टी का मान भर देते हैं, टी का मान देखिए यहाँ पर भरते हैं, तो 1 बाई 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब क्यू बी जो होगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि एफ इक्वल हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, और ये हम लोग का हो गया आवृत्ति का व्यंजक। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए। एक बार और समझ लेते हैं
चित्र से एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, चूंकि स्टार्टिंग में लिखवा चुके हैं डिफिनीशन पहले। देखिए यहाँ पर थीटा किस कोण से इससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आवेशित कोण को 90 डिग्री से, इसीलिए थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए साइन 90 का मान 1 होता है, गुणा कर दिए एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी आ गया। वृत्तीय गति हो रहा है, वृत्तीय गति ये हो रहा है आवेशित कोण द्वारा, इसलिए अभिकेंद्र बल जो होगा, अभिकेंद्र बल एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर। अब देखिए यहाँ पर एफ बराबर निकाले हैं क्यू वी बी, क्यू वी बी का मान भर दिए हैं, एक भी से एक भी कट गया, यानी कि क्यू बी इक्वल हो जाएगा एम वी बटा आर। अब आर का मान निकालते हैं तो इसको यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर, तो एम वी बटा क्यू बी, या फिर इसको एक तरीका से और कर सकते हैं कि यहाँ से भी का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और ये गुणा में है तो भाग में, दोनों फार्मूला हमारा सही है। अगला देखिए परिक्रमण काल या आवर्त काल, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल या फिर दूरी बटा वेग। दूरी जो होगा आवेशित कण द्वारा वो क्या होगा जी 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर, और वेग जो होगा इसका भी है, भी रख दिए, आर का मान निकाले यहाँ पर कटा कर ला दिए 2 पाई एम बटा क्यू बी। अगला देखते हैं कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग भी कह सकते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, टी का मान भर दिए यहाँ पे 2 पाई एम बाई क्यू बी। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, अब क्यू बी ऊपर चला जाएगा तो क्यू बी ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया। ये हम लोग का कोणीय आवृत्ति का व्यंजक हो गया। अगला देखते हैं यदि वृत्तीय गति कर रहे आवेशित कण की चक्रों की संख्या अर्थात आवृत्ति एफ हो तो एफ बराबर होता है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का मान भर दिए, क्यू बी ऊपर चला गया। चलिए एक स्टार बनाकर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर क्रॉस रहेगा, क्रॉस अगर इस तरीका से रहेगा तो समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक और देखते हैं, अगर यहाँ पे गोला बनाकर बीच में बिंदु देगा, गोला बना दिया इसके बीच में, अगर इस तरीका से डायरेक्शन रहेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा नीचे की दिशा में आ जाएगा, यानी कि लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में। तो देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर की दिशा में है, अगर ये नीचे वाला रहता तो नीचे की दिशा में। चलिए इतना तक आज हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।